सर्वप्रथम तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर उम्मीदवार के रूप में लड़ने का मौका दिया, उसके लिए मैं कांग्रेस नेतृत्व का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाने के बाद यहाँ पर पूरे कांग्रेस संगठन ने और संगठन के माध्यम से पूरी विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के हमें सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दिया। इन विपरीत परिस्थितियों में हम लोग बहुत ताकत से चुनाव लड़े। उसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आम जनता ने जो भरपूर स्नेह, प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं पूरी जावरा विधानसभा, जावरा शहर के प्रत्येक युवा, महिला, व्यापारी, किसान, हर वर्ग को, हर जाति समाज के लोगों ने हमको सहयोग और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हम लोग इन परिस्थितियों में यहाँ पर जो मतदान हुआ 2 लाख से अधिक वोट गिरे और हमको 65,998 लोगों ने अपना समर्थन दिया। और कांग्रेस पार्टी का जो वोट था वो हमको भरपूर मिला। जीतने योग्य मत हम नहीं ला पाए, लेकिन फिर भी एक उचित कॉम्पिटेंट के तहत हमको जितना मत मिलना चाहिए था उतना मत हमको मिला। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं समझता हूं कि और वर्तमान में जो भाजपा सरकार बनी है, पुनः एक बार यहाँ पर विधायक डॉक्टर पांडे को मौका मिला है। मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जनता ने जिस तरह से उन पर एक बार पुनः विश्वास जताया है, वो उस विश्वास पर खरा उतरते हुए जो वादे उन्होंने अब तक इससे पूर्व जनता से किए थे, वो अब तक तो उन वादों पर खरा नहीं उतर पाए हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए हैं। लेकिन चूंकि इन विपरीत परिस्थितियों में फिर से एक बार उनको आशीर्वाद मिला है, इसलिए वो उन वादों को पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसी में उनको शुभकामना देता हूं जावरा के विकास के लिए। जो वोट हमको मिले, इसका मैं पूरी तरह से श्रेय जावरा विधानसभा की जनता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को देता हूं। और जो वोट कम प्राप्त हुए हमको, उसका जो है उसकी जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं। कांग्रेस पार्टी और हम उसके लिए जवाबदेह हैं। कहीं ना कहीं हमें कोई कमियां रही, कोई त्रुटियां हमसे हुई, उसके लिए और हम 5 साल अधिक मेहनत करें और ज़्यादा जनता के बीच जाएं, जन समस्याओं को लड़ाई लड़ें, ऐसा जनता ने हमको आदेश दिया है। हम लोग ये चुनाव हार करके ये जरूर है कि हम सदन में यहाँ के क्षेत्र की जन समस्याओं को नहीं उठा पाएंगे, लेकिन हम लोग सड़क पर ये लड़ाई जारी रखेंगे। सड़क पर आम आदमी के हित की, जावरा विधानसभा के हित की प्रत्येक लड़ाई जारी रखने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। मैं पूरे मीडिया का और प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं। जावरा को जिला बनाने की बात को लेकर के पूर्व में भी क्षेत्रीय विधायक ने कई बार चुनावी मंचों से कहा है। इस चुनाव में भी उन्होंने कई गाँव में ये बात कही कि हम पहले इस बात से चूक गए, लेकिन यदि इस बार हमारी सरकार बनी और हम पुनः विधायक बने तो हम जावरा को जिला बनाएंगे। चूँकि नागदा को पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने जिला बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से अटक गया है। तो एक बार पुनः हमको अवसर मिला है कि हम लोग जावरा को जिला बनाने का सार्थक प्रयास करें। हम लोग मतलब कांग्रेस परिवार के लोग इस मिशन में उनके साथ हैं। जितनी जल्दी हो सके मैं उम्मीद करता हूं कि वो जावरा को जिला बनाने की घोषणा करवाएंगे, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें। जावरा को जिला बनाए जाने से और हमको अन्य अनेक जो फायदे हैं, हमारे पूर्व की जो समितियां इसके लिए लड़ाई लड़ रही हैं, हम लोगों ने उसके लिए भरपूर प्रयास किया। हमने वो लड़ाई पूरे विधानसभा के 1 लाख लोगों के लगभग हमने हस्ताक्षर करवाए। पूरे जावरा विधानसभा में हमने पद यात्राएँ की, गाँव घर घर तक पहुँचे थे और हमने उसको जन आंदोलन बनाया था। जनता चाहती है कि जावरा जिला घोषित हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नए विधायक अपनी इस अपेक्षा पर खरा उतरेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम एक बार पुनः जावरा को जिला बनाए जाने की लड़ाई सड़कों पर फिर प्रारंभ करेंगे।
यहाँ पर 41 अवैध कॉलोनियों को वैध घोषित करने की पहले बात हुई, घोषणा हुई, और उस घोषणा पर कोई अमल नहीं हुआ। उन कॉलोनियों के विकास पर 1 रुपया, एक ढेला अब तक खर्च नहीं हुआ। पूर्व की सरकार में इस तरह की घोषणा हुई थी कि उनको वैध कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्षेत्रीय विधायक वर्तमान मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मंत्रियों से बात करेंगे और तत्काल प्रभाव से इन कॉलोनियों में विकास कार्य प्रारंभ हो सकेंगे, क्योंकि वर्तमान नगर परिषद की ऐसी आर्थिक स्थितियां नहीं है कि वो उन कॉलोनियों में विकास कार्य करा सके। तो ये जो शेष कार्य हैं इन अवैध कॉलोनियों के, ये विकसित करने का राज्य शासन तत्काल प्रभाव से पैसा उसमें उपलब्ध कराए और उनको वैध करने के लिए, विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराए। यहाँ पर ओवरब्रिज का जो निर्माण हुआ है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद वो हुआ, परंतु उसमें भी कुछ मतलब जिस तरह से उसका कार्य हुआ है, थोड़ा ही समय बाद वहाँ जाम लग जाना और ओवरब्रिज से पूर्ण तरह संतुष्ट लोग नहीं हैं। एक अंडरब्रिज की आवश्यकता वहाँ पर है। मैं मांग करता हूँ क्षेत्रीय विधायक से कि एक अंडरब्रिज की मांग पर, जो जनता की मांग है, उस पर वो काम करें। यहाँ पर खेल स्टेडियम की जो आवश्यकता है, हम ये चाहते थे, हमने अपने वचन पत्र में भी कहा था कि यदि यहाँ हमको अवसर मिला तो युवाओं के लिए एक भी स्टेडियम यहाँ पर नहीं है, तो एक खेल स्टेडियम, एक इंडोर स्टेडियम की यहाँ युवाओं के लिए आवश्यकता है। कोई एक अच्छा पार्क, जावरा में इतने समय से वो विधायक हैं, सांसद उनके पिता रहे और लंबे समय से यहाँ उनकी सरकार है, लेकिन शहर के लोगों को, इतना बड़ा शहर होने के बाद, कोई एक अच्छा एम्यूजमेंट पार्क नहीं है जहाँ अपनी शाम अपने परिवार के साथ बिता सकें। तो कोई मनोरंजन के लिए बेहतर साधन नहीं है, कोई पार्क नहीं है, कोई बेहतर, तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं भी वो इस सरकार में करेंगे, ऐसी उनसे अपेक्षा करता हूँ। यहाँ की यातायात व्यवस्था में बहुत कुछ किया जाना है, वो सिर्फ बातें होती है, उसके लिए कोई कार्य क्षेत्रीय विधायक की तरफ से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ओर से नहीं हुआ है। तो यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए भी वो प्रयास करें, यहाँ नए उद्योग लाने के लिए प्रयास करें, ताकि यहाँ के युवाओं के रोजगार की समस्या का समाधान हो सके। यहाँ बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और उनकी सरकार ने ये वादा भी किया है, तो बेरोजगारी के लिए वो काम करें। प्रेस क्लब के लिए यहाँ भूमि आवंटन और अच्छे प्रेस क्लब भवन की आवश्यकता है, उसके लिए वो काम करें। किसानों के फसलों के वाजिब दाम, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी पर वो काम करेंगे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। और इन सब के अतिरिक्त एक अभियान जो हम लोगों ने लंबे समय से चलाया, सहारा पीड़ितों और चिटफंड कंपनियों से पीड़ित लोगों के भुगतान का, उस पर हम लोगों का यह प्रयास था और हमसे यह अपेक्षा थी कि यदि हम चुनकर जाएंगे तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से सहारा पीड़ितों की राशि का भुगतान कराने में हम भरपूर प्रयास करेंगे। हमने वो लड़ाई भी पूरी ताकत से लड़ी, परंतु अब चूंकि सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र के मंत्री अमित शाह जी ने पिछली 29 मार्च 2023 को एक घोषणा की और उन्होंने कहा था कि पूरे देश के 10 करोड़ से अधिक जो सहारा पीड़ित हैं, उनको हम 10,000 रुपये तक की राशि प्रथम किस्त में और बाकी की शेष राशि कुछ ही दिनों में वापस करने का वचन दे रहे हैं। 29 मार्च 2023 को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज इस बात को लगभग 9 माह बीतने को हैं। 28 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सहारा सेबी खाते से 5,000 करोड़ की राशि, उसमें चूंकि 24,000 करोड़ रुपए जमा है और 5,000 करोड़ की राशि सहारा सेबी खाते से रिफंड करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया था। उसी के बाद एक दिन बाद अमित शाह जी ने उत्तराखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। 28 मार्च के बाद 29 मार्च को उनकी पीसी के बाद आज लगभग 9 माह 28 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान भी अब तक 10 करोड़ लोगों का उन्होंने भुगतान का आश्वासन दिया था और अब तक मात्र 4 करोड़ रुपया पूरे देश में जो CRC सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनके अनुसार 4 करोड़ रुपए के लगभग अब तक बटा है। तो ये और 27 ये जो राशि है, ये राशि सिर्फ 4 कंपनियां जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्हीं 4 कंपनियों को देने को आदेश हुआ था। इसके अलावा सहारा की रियल एस्टेट, सहारा की हाउसिंग, क्यू शॉप, सहारा की कमर्शियल कंपनियां, वो जितनी बाकी हैं वो तो सब बाकी थी, उनमें लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपया बाकी है, वो अपनी जगह है 1 से 1.5 लाख करोड़। लेकिन ये आश्वासन हमको दिया गया था कि ये 10 करोड़ लोगों का
हिंदुस्तान के 10 करोड़ लोगों का लगभग इसमें जो हजारों करोड़ रुपया है उनको वापस मिल पाएगा। मध्य प्रदेश शासन के राज्य केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद हम लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट से निर्णय कराया है, परंतु वो जो 5,000 करोड़ की राशि सहारा से भी खाते से रिफंड करने का आदेश हुआ था, वो राशि भी अब तक नाम मात्र की भी नहीं बढ़ पाई है। चूंकि ये विधानसभा चुनाव में हम लोगों का प्रमुख रूप से इसमें ध्येय था, उद्देश्य था, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुई है। मैं मांग करता हूं कि राज्य शासन, यहाँ के विधायक इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि जावरा विधानसभा के 20,000 से अधिक लोग सहारा इंडिया कंपनी में पीड़ित हैं। अभी जितने लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, अमित शाह जी के आश्वासन के बाद ऑनलाइन पोर्टल वो हुआ, ऑनलाइन पोर्टल में लोगों ने अप्लाई किया। 1,44,00,000 लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर उन्होंने अब तक आवेदन किए हैं। वो CRC का पोर्टल खुद बता रहा है। 1,44,00,000 लोगों में से कुछ हजार लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लोगों के पास एक डिफिशियंसी के मैसेज रिपीट आ रहे हैं। विद इन 1 मंथ एक वापस डिफिशियंसी के मैसेज आ रहे हैं, और उसमें वो अलग अलग कारण बता दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि आपके जो सहारा के खाते हैं उसमें आपके नाम मैच नहीं हो रहे हैं, किसी में कह रहे हैं कि आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है, जबकि अमित शाह जी ने सिर्फ एक बात कही थी कि आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जो है वो उससे आधार लिंक होगा। इसके अलावा और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आप सहारा पोर्टल पर जाएं और आप अपने सहारा के पेपर उसमें उकारें, लेकिन अब तक ये सारी कार्रवाई करने के बाद लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिली है। कई लोगों को ये मैसेज आ रहे हैं कि आप आपका ITR वो जमा करें। अब ITR से उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन इस तरह से अलग अलग तरीके से लोगों के वो एप्लीकेशंस में डिफिशियंसी की मैसेज भेज करके उनके आवेदन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। मैं यहाँ के विधायक से ये उम्मीद करता हूँ कि अपने क्षेत्र के 20,000 से अधिक लोगों की ओर देख करके वो इस मामले को भी प्रदेश सरकार के माध्यम से उठाएंगे और जल्द ही इन लोगों को राशि जारी होगी। 150 से ज़्यादा FIR इस मामले में सुब्रत राय सहित सहारा के जवाबदार लोगों पर हुई, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो FIR हुई जावरा सहित अन्य जगह, हम लोगों ने जब ये प्रयास किया था तो यहाँ 5 करोड़ रुपया एक ही FIR में मिला था। उसके बाद जावरा में भी कोई राशि नहीं है। जावरा में ये जो लॉगिन वाली ऑनलाइन अप्लाई करने वाली प्रक्रिया चालू हुई, उसके बाद मात्र 4 लोगों को पैसा मिला है 20,000 लोगों में से। 10,000 रुपये, मात्र 10,000 से कम की राशि वो। तो मैं मांग करता हूँ कि इस मामले में वो जल्द से जल्द एक्शन लें। मध्य प्रदेश का भी हमारे पास जो आंकड़ा है वो 30,000 करोड़ से अधिक का भुगतान बाकी है, और अब तक पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख से भी कम रुपए का भुगतान हुआ है। हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम जन आंदोलन न्याय मोर्चा के माध्यम से जो लड़ाई सहारा पीड़ितों की लड़ रहे हैं लंबे समय से, हम 27 दिसंबर को पुनः सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो दिल्ली कार्यालय है उसका घेराव पूरे देश भर के लोग जाकर के कर रहे हैं। उसमें मध्य प्रदेश के लोगों से भी मैंने आह्वान किया वहाँ पहुँचने के लिए। हम यहाँ से भी सब लोग पहुँच रहे हैं। 27 दिसंबर को पुनः CRC कार्यालय का हम लोग घेराव कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सहारा पीड़ितों की जो लड़ाई है उसको भी, चूँकि केंद्र की सरकार के सबसे जवाबदार मंत्री आकर के अगर इतना बड़ा झूठ बोलेंगे और उस पर जनता ने विश्वास करके चारों तरफ हर्ष जताया और उसके बाद भी सहारा पीड़ितों के लोगों का भुगतान नहीं हुआ, तो लोगों में बहुत अविश्वास और उद्वेग की भावना है। आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि उन लोगों को उस राशि का भुगतान हो। और पुनः एक बार सर ये कोई बात नहीं है, और जनता का, जैसे मैंने कहा, जनता का जो भी निर्णय है उससे सुधार रही है। जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। हमारी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ी गई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, पूरी ईमानदारी से कार्य किया है। अब जो जनता ने फैसला दिया उसको स्वीकार और प्रत्यक्ष जी खुद गए थे, मीटिंग बुलाई थी कमलनाथ जी ने, जो भी रहा होगा आप लोगों को बताया होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पहले की तरह इस बार भी वर्तमान विधायक को यहाँ पर जनता का भरपूर मतलब ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं मिला है जिससे उनको विजेता, ये उनके विरुद्ध मतदान यहाँ ज़्यादा हुआ है। एक बार पुनः इस बार फिर पहले की तरह यहाँ पर कुल वोट 2,03,906 गिरा। कांग्रेस को 65,991 लगभग 66,000 वोट मिले और बीजेपी को 92,000 वोट मिले। 40,746 वोट निर्दलीय जीवन सिंह को मिले।
इस तरह से निर्दलीय और कांग्रेस का वोट यानी भाजपा और वर्तमान विधायक को जो वोट मिला उनके खिलाफ जो वोट पड़ा है, जो वोट उनसे 5000 अधिक है, यानी यदि ये निर्दलीय वाली कहानी नहीं होती तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतते, कांग्रेस ही चुनाव जीतती। लेकिन उनको उनके विरुद्ध जो मत है, उनके विरुद्ध मतों का विभाजन होने के कारण यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। जनता की हम जो पूरे क्षेत्र में घूमे हैं, शहर से लेकर गांव तक, चुनाव परिणाम से लेके अब तक, आम जनता में इस पूरे परिणाम को लेकर आश्चर्यचकित होने वाली स्थितियां हैं। अधिकांश लोगों का 99% कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, आम जनता का यह मत है कि ये ईवीएम के माध्यम से सरकार ने कराया हुआ खेल है। केंद्र सरकार या जो भी इस मामले में इन्वॉल्व रहे हों, तो हम आज ये भी मांग करते हैं कि हमने तो वहाँ 230 प्रत्याशी, जब अभी आपने जो पूछा, हम लोग जब भोपाल पहुँचे थे तो ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ थे, सब लोगों का यह कहना था कि आश्चर्यजनक परिणाम है जिन पर भरोसा अब तक नहीं हो रहा है। जन भावनाओं के बिल्कुल विपरीत परिणाम आए हैं, जनता के वोट के विपरीत परिणाम आया है। इसलिए ईवीएम पर चूंकि, और उसमें टेक्निकली ये सब लोगों ने बताया, वहाँ पर सारे लोगों ने एक मत से, उम्मीदवारों ने, कि इसमें पहले जब कांग्रेस सरकार इसको ईवीएम जब शुरुआत हुई थी तब ईवीएम का रोल सिर्फ एक कैलकुलेटर की तरह था, 2x2 4 ही होता था उसमें। लेकिन ये वीवीपैट लगने के बाद उसमें चिप लगी है और चिप को नियंत्रित किया जा सकता है किसी भी अन्य स्थान पर बैठ करके। चूंकि उसमें चिप लगी है, उसको कमांड दिया जा सकता है, उसको मॉनिटर कहीं से भी किया जा सकता है, हो सकता है विदेश में बैठ करके भी इसमें कहीं ना कहीं इस तरह से, क्योंकि वीवीपैट पर जो वोट गिर रहा है वो वोट दिखाई दे रहा है, लेकिन ईवीएम में जो अंदर मतदान हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो सीधा काउंटिंग होगी और आप उसको सील कर दें, 4 बार उसको सील कर दें और सब हम लोगों को साइन करा दें और उसको कितने ही ताले में रख दें। लेकिन जिस तरह से एक मोबाइल को यहाँ बैठ कर के कजाकिस्तान में हैक किया जा रहा है, उसी तरह ईवीएम को भी हैक किया जा सकता है। इसलिए सारे प्रत्याशियों ने ये कहा, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी सहित लीडरशिप को, कि आने वाले चुनाव में ईवीएम पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी और सारी पार्टियां बैठ करके निर्णय करें, और यदि ईवीएम से चुनाव कराने का फिर भी निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार निर्णय करती है तो इस चुनाव का, आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाए। ये तक सभी लोगों की, पूरे प्रदेश के कांग्रेस के लोगों की भावना है। लेकिन अभी ईवीएम क्लीनिंग का काम चल रहा है, किसी प्रत्याशी ने कोई आपत्ति नहीं ली है, केवल नहीं, हम लोगों ने आपत्तियां ली है। आपको बता देता हूं, मैंने खुद ने आपत्ति ली है ईवीएम के उस पर, और मेरे पास रिसिप्ट पड़ी है, और वो उनका ये कहना है कि इस तरह की आपत्तियां जो है वो मान्य नहीं है। हम लोगों ने तो बाकी सारी जगह भी, ये आश्चर्यजनक है, पहली बार हजारों की संख्या में पूरे मध्य प्रदेश से प्रत्याशी जितने आए तो उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने किसी एक भी प्रत्याशी की ईवीएम से संबंधित या अन्य शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की। आमतौर पर निर्वाचन आयोग बहुत निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करता है, परंतु वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से सरकार का जो है तोता बन गया है, उनके पंगु हो चुका है, और कोई निर्णय स्वतंत्र करने की स्थिति में नहीं है। अगर वो कह जाए तो मैं पुनः एक बार, अभी चूंकि उसमें समय है, मैंने कल उसको पढ़ा, तो मैं पुनः एक बार उनको जो अपने आपत्तियां पेश करी है उसकी कॉपी पुनः भेजूंगा कलेक्टर को। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में बीजेपी सरकार आई, 2 में बीजेपी सरकार नहीं आई, तो वहाँ का क्या कहना है आपका? वहाँ भी तो लोग चाहे तो कर सकते थे। देखिए, घोटाला अगर 5 जगह होता तो फिर पकड़ा ही जाता। इसलिए उनका उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश जो बड़े राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, जहाँ लोकसभा में उनको ज़्यादा फायदा उठाना है, उन राज्यों पे, और वहाँ जहाँ बीजेपी की स्थिति कमजोर थी वहाँ उसका फायदा नहीं उठा। देखिए, मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ नहीं, जब तक इसके सबूत नहीं मिल जाते। लेकिन चूंकि ये संशय मेरा अकेले का नहीं है, हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं, सबने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कहीं न कहीं ये बात देखी, सुनी, और आम जनता में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस तरह की बात है कि ये एक बड़ा घोटाला हो सकता है इसकी बहुत। और जब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि जब इसमें संशय है तो इसको हटा करके आप एक बार निष्पक्ष चुनाव बैलेट पेपर से करा दीजिए। 199 सीटों पर जहां बैलेट से चुनाव, अभी जो चुनाव हुए उसमें बैलेट पेपर पर 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे थी। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि बैलेट पे जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस जीत रही है और ईवीएम में चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस हार रही है? तो ये प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है, और निष्पक्ष चुनाव कराने की जवाबदारी निर्वाचन आयोग की है। हमारे मन की शंकाएं दूर करने की जवाबदारी निर्वाचन आयोग की है, ऐसा हमारा कहना है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है जो निचले स्तर पर काम करते हैं, उनका कहना है
कि कुछ नेताओं की आपसी महत्वाकांक्षा और उनकी गुटबाजी यहाँ कांग्रेस को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इस पर आप कांग्रेस के पदाधिकारी और प्रत्याशी के तौर पर दोनों क्या कहेंगे? हाल ही में नगर पालिका में उसका एक उदाहरण देखने को मिला। पार्टी फोरम बात होगी, पार्टी वाला बेटर है जो भी है, पार्टी फोरम बात करेंगे। तो पार्टी में बात चल रही है, आपकी जनता आपको वोट दे रही है, तो जनता को पार्टी फोरम पे बात होगी, बात विशेष बात पार्टी फोरम बात होगी, जो भी होगा पार्टी बढ़ रही है। मीडिया का प्रश्न कर रहा था, वो जवाब तो देना पड़ेगा। यार मैं आपको जवाब पार्टी फोरम बात है, करेगी जो भी है, भाई हमारे घर की है। भाई सवाल ये भी है कि अगर आपके झगड़े फिर पार्टी फोरम के अंदर क्यों नहीं होते, वो जनता के बीच क्यों होते हैं, अखबारों में क्यों छपते हैं? कुछ गलत क्या होता है, कुछ गलत फहमी हो जाती है, उसकी वजह से झगड़ा करता, झगड़े वाला कोई उद्देश्य नहीं होता है, या आपने कुछ कहा मैंने कुछ सुन लिया ने एकदम प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी मेरी, इस बार ऐसा हो जाता है।